नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गठबंधन की सरकार चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। भारती जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। भारती जी, जो शब्द सुनने के लिए इस देश की जनता बेकरार थी, वही शब्द जो अभी आपने सुनाए, जो कल शाम को 7:15 बजे हम सब लोग सुनेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसके आगे के शब्द हम सबको पता है। वो शब्द सुनने के लिए जिसने हमें आशीर्वाद दिया, वो 64 करोड़ 20 लाख भारत के वोटर्स, जिसमें से प्रमुखता से 31 करोड़ 20 लाख हमारे देश की महिलाएं, जो कि महिला सशक्तिकरण जो एनडीए ने किया, उसके चलते हुए इतने बड़ी वोट प्रतिशत में जिन्होंने वोट दिया, उन सभी का आभार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यहाँ करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे भारती जी, जो सवाल आपके मन में या आपके दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि क्या सरकार चल पाएगी, क्या गठबंधन ये चल पाएगा, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एनडीए पोस्ट 2024 नहीं बना है। एनडीए 2024 से पहले भी था, 2019 से पहले भी था, यानी 2024 से पहले एनडीए की ही सरकार चल रही थी और 2024 के बाद भी एनडीए की ही सरकार चलेगी। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी, तब भी हमने कोई एनडीए को डिसॉल्व नहीं कर दिया था। अनलाइक कांग्रेस, जो कि पहले यूपीए में थी, और यूपीए नाम से एक शब्द हम सुना करते थे, और पिछले कुछ महीनों से या एक साल से वो यूपीए शब्द को डिसॉल्व करके, यूपी शब्द की अंत्येष्टि करके, 13वीं करके, अब हम इंडिया अलायंस नाम का शब्द सुनने लगे हैं। तो ये अपने रंग रूप स्वरूप बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ही साथ है, और एनडीए जो है वो पहले भी थी और आज भी है। दूसरी बात, मोदी जी ने बहुत क्लियरली अपने वक्तव्य में, जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, तो ये कह दिया था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी है, यानी सबका साथ सबका विकास। हम पहले भी कहते थे और आज भी हम सबको साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि मोदी जी की बात को अगर मैं समझाने के लिए कहूं तो इतना ही कहना बहुत होगा कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, रख तो किसी के पांव के नीचे थोड़ी सी जमीन है दोस्त, नजरों में किसी के तू भी आसमां हो जाएगा। तो वो मोदी जी जो देश में ही नहीं, आशीष हांडा जी, लाइन्स तो आपकी बहुत अच्छी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है आशीष जी, इस पर आपका छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे ओम तिवारी छोटा सा जवाब बस इतना ही दे दूं मैं। सबसे पहली बात तो आर्थिक गुलाम जिसने बनाया है, जो कहता है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले साथी इनके नेता हैं, वो जरा इन्हें बता दे कि 11वीं से 5वीं इकोनॉमी में आना क्या आर्थिक गुलामी होता है। इन्हें ये नहीं पता प्राइवेटाइजेशन और सेलिंग में फर्क क्या होता है। ये कहते हैं एलआईसी बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके नेता, बीच में नहीं बोलेंगे आप। दूसरी बात, जब इनके बड़े बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को कहा जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाओ, कहते हैं मैं सोच के जवाब दूंगा, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पता है अखिलेश ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया, ममता ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरी बात, कांग्रेस संसदीय दल की नेता, अभी अभी न्यूज आई है, सोनिया गांधी को चुन लिया गया, यानी परिवारवाद की पराकाष्ठा देखिए। इधर भी मैं, इधर भी मैं, सब तरफ मैं ही मैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। ये विचारधारा आपकी बदलेगी नहीं। और जब आप कहते हैं कि देश की जनता ने हमें नकार दिया, तो पिछले 3 बारी से एक बार भी आप 100 का आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। वो पार्टी जो 400 के पार थी, किसको नकारा जनता ने? आप बताइए। आपकी 3 बारी की मिलके सीटें भी हमारी इस बारी की बीजेपी की 240 सीटों के बराबर नहीं है। किसको नकारा जनता ने? आपको के हमको? बस इतना ही कहूंगा, बाकी बाद में कहूंगा, बहुत कुछ है कहने को। ठीक है, ठीक है। सोनिया गांधी जी को जिन्होंने नोटबंदी करी थी,
मूर्ख वो थे जिन्होंने बेरोजगारी फैलाई, मूर्ख वो थे जिन्होंने नोटबंदी करके देश को बर्बाद किया, मूर्ख वो थे जिन्होंने धर्म को आशीष जी आपके पास में आऊंगी, जिन्होंने एक साथ प्रदेश को जलाया, मूर्ख वो थे जो पूरे प्रदेश को मणिपुर को जलाया, मूर्ख वो थे जिन्होंने $56 से 83 पहुंचाया, मूर्ख वो थे जिन्होंने 45 साल का बेरोजगारी। आशीष जी आपके पास में लौटूंगी। आशीष जी एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। आशीष जी आरती जी प्रेडिक्शन तो बीजेपी के लिए भी कीजिए ना, इंडिया अलायंस ने कि 170 नहीं आएगी, 160 नहीं आएगी, उनकी प्रेडिक्शन का क्या हुआ? वो भी तो एक काउंटर क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे आके ठीक है आशीष जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आशीष सांडा जी आपका एक छोटा सा जवाब इस पर, और साथ ही साथ एक सवाल और है कि कोर एजेंडा था बीजेपी के, कई सारे कोर एजेंडे थे, यूसीसी लानी है, सीए लागू करना है, वन नेशन वन इलेक्शन, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना है, लेकिन अब 2 फैक्टर और आपके साथ चलने वाले, नीतीश और नायडू फैक्टर, उनके रहते ये कैसे संभव होगा? सबसे पहले तो भारती जी मैं ये समझ नहीं पाया कि इतना लंबा जावेद जी के आंसर के बाद छोटा सा जवाब आपको मेरा क्यों चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शनेट जवाब क्यों नहीं आप मुझे देना चाहती, पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं समझ सकता हूं आपने फ्लो में कह दिया होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो फैक्टर है ना, ये अब N3 फैक्टर है। N3 बोले तो N फॉर नरेंद्र, N फॉर नायडू और N फॉर नीतीश, और ये N3 फैक्टर जो है ये देखिए अभी देखिएगा। ठीक है जावेद जी अब आप मत बोलिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया था, और आशीष जी उनके जवाब देने से ज्यादा जरूरी है मेरे सवालों के जवाब देना, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया है। जवाब जरूरी नहीं है, प्रॉपर टाइम आपको दिया है। जी बोलिए। जी तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जो N3 फैक्टर है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, लेकिन कांग्रेस का क्या है ना, कांग्रेस की एक बढ़िया काम तो तब करेगा ना जब सहमति होगी। आशीष जी अब मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने पर सहमति नहीं है, यूसीसी पर सहमति नहीं है। ना 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 ना, ये आप थोड़ी बताएंगी सहमति नहीं है। अभी जहां तक स्टेज पहुंची है, माइक पे आके दोनों लोगों ने कहा कि हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन अपना मोदी जी को देते हैं, और सहमति कैसे चाहिए आपको? दूसरी बात, कांग्रेस का जो काम है वो संदेह फैलाना और वो लोगों के मन में भ्रम पैदा करना है, वो चाहे यूसीसी हो, चाहे सीएए हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो देश की प्रणाली हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हर चीज के ऊपर संदेह फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, ये कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल है। कभी ये कहते हैं योगी को हटा देंगे, कभी ये कहते हैं अमित शाह पीएम बन जाएंगे, यानी लोगों के आपस में कान में खुसफुस करके एक संदेह का स्थिति पैदा करना, ये इनकी वर्किंग स्टाइल है। उसके अंदर ना तो जनता आने वाली है ना नेता आने वाले हैं, ये अपनी ट्राई करते रहे, इनको जितना ट्राई करना है। ये देश जो है चिन्ह संकल्प के साथ मोदी जी इस देश के प्रमुख सेवक बने हैं। ठीक है आशीष जी, लेकिन इतिहास गवाह देता है, आशीष जी इतिहास भी गवाह देता है। 2018 में आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा जब नहीं दिया गया तो टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, याद है आपको? उससे क्या फर्क पड़ता है, राजनीति है मैडम, ये राजनीति में तो अभी देखो वो आम आदमी पार्टी। सवाल मेरा यही है कि जो साथी पहले छोड़ सकते हैं साथ, क्या गारंटी है कि आगे वो साथ नहीं छोड़ेंगे? आशीष जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सवाल बस इतना सा ही है। 2018 का उदाहरण हमने देखा था। जी आप भारती जी सवाल करती हैं, जवाब देने से पहले अगला सवाल कर देती हैं, जवाब तो सुनिए। जहां तक बात गारंटी की है, जरा संयम रखिए, आप बोलने दीजिए मुझे। पूरा संयम है सर, काउंटर क्वेश्चन था। देखिएगा फिर काउंटर क्वेश्चन, आंसर तो करने दीजिए, फिर क्वेश्चन करिए ना। बिल्कुल पूरा। मैं ये कह रहा हूँ जी, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं कह रहा हूं जहां तक बात गारंटी की है, तो गारंटी का ये समझ लीजिए 1 तारीख को 7वां फेज इलेक्शन का होना था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल मीडिया पे आके कहते हैं कांग्रेस के साथ हमने शादी नहीं करी, हमारा उनसे रिश्ता कोई आगे लंबा उम्मीद मत कीजिएगा, ये है गारंटी। और दूसरी बात,
ये राजनीति है। यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी अपनी मूव चलता है। तो गारंटी जैसा शब्द तो राजनीति में तो क्या, मैं कहूंगा एक माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं ना, तो आज की डेट में उसकी गारंटी नहीं है कि बड़ा होके वो उनको अपने साथ रखेगा कि नहीं रखेगा। तो गारंटी जैसी शब्द तो किसी चीज में आज बची नहीं, तो ये तो फिर राजनीति है जी। बाकी दूसरी बात, मोदी जी के नेतृत्व पे पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये जो तीन उन्होंने लॉजिक दिए, रिफॉर्म करेगा लीडर, परफॉर्म करेंगे ब्यूरोक्रेट और ट्रांसफॉर्म होगी जनता, इसके ऊपर देश को पूर्ण विश्वास है। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। ओम आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार की शपथ, गठबंधन का अग्निपथ। नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। वक्त तो चला है बड़ी बहस का। नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। देश में भले ही एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। इस बार मोदी सरकार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिनांक 9 जून 2024 को फिर कुछ ऐसा ही सुनाई देने वाला है। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने अकेले ही 240 सीटों पर जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनावी समर में एनडीए ने अपना जीत का पताखा लहराया है, लेकिन बीजेपी ने जितनी सीटों की उम्मीदें की थी उसको उतनी नहीं मिल पाई। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटों का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी नतीजे कुछ ठीक नहीं रहे। बीजेपी को बंगाल में जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उनमें से ज्यादातर वैसे क्षेत्र हैं जहां पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर बंगाल में मोदी की लहर फेल हो गई। नहीं चला वहां कोई भी दांव जहां विजय पताका लहराना था। अब जब नई सरकार बनेगी तो सभी फैसलों में एनडीए गठबंधन के प्रमुख दलों को साथ लेकर चलना होगा। मोदी को अपने सहयोगी दलों को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में बीजेपी को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परिवार को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश और नायडू बीजेपी के दोनों ही साझेदार उनके प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कभी एकजुट नहीं रहे। नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच का काफी अंतर भी रहा है। पीएम मोदी ने अपने विजयी भाषण में इसके संकेत दिए कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन ये 5 साल मोदी मैजिक की चमक को फिर से वापस लाने की भी होगी। इसके लिए मोदी सरकार को अपनी नीतियों को धरातल पर उतारना पड़ेगा। मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली।
चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। वही कांग्रेस लगातार तीसरी बार डबल डिजिट में ही रह गई और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो इस विषय पर खास रिपोर्ट आपने देखी और देखा किस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे बड़े कई सारी चुनौतियां जो है वो उनके पास आने वाली हैं। आपको बता दें कि उन चुनौतियों में सबसे ज्यादा बात की जा रही है नीतीश और नायडू फैक्टर की, क्योंकि ये दो नेता, दो पार्टियां इतनी जरूरी हो गई हैं एनडीए के लिए कि इनके बिना एनडीए का चलना मुश्किल है। ऐसे में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के खुद के मुद्दे थे। चुनावों में आने से पहले बीजेपी ने ये मुद्दे जो है वो सामने रखे थे, लेकिन क्या चुनाव के बाद यानी कि एनडीए की गठबंधन सरकार के साथ इन मुद्दों पर पार पाई जा सकती है या नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वही ओम तिवारी, नेता टीएमसी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है AMV नेटवर्क पर। और सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आते हुए, कल प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गठबंधन की सरकार चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। भारती जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। भारती जी, जो शब्द सुनने के लिए इस देश की जनता बेकरार थी, वही शब्द जो अभी आपने सुनाए, जो कल शाम को 7:15 बजे हम सब लोग सुनेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसके आगे के शब्द हम सबको पता है। वो शब्द सुनने के लिए जिसने हमें आशीर्वाद दिया, वो 64 करोड़ 20 लाख भारत के वोटर्स, जिसमें से प्रमुखता से 31 करोड़ 20 लाख हमारे देश की महिलाएं, जो कि महिला सशक्तिकरण जो एनडीए ने किया, उसके चलते हुए इतने बड़ी वोट प्रतिशत में जिन्होंने वोट दिया, उन सभी का आभार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यहाँ करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे भारती जी, जो सवाल आपके मन में या आपके दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि क्या सरकार चल पाएगी, क्या गठबंधन ये चल पाएगा, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एनडीए पोस्ट 2024 नहीं बना है। एनडीए 2024 से पहले भी था, 2019 से पहले भी था, यानी 2024 से पहले एनडीए की ही सरकार चल रही थी और 2024 के बाद भी एनडीए की ही सरकार चलेगी। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी, तब भी हमने कोई एनडीए को डिसॉल्व नहीं कर दिया था। अनलाइक कांग्रेस, जो कि पहले यूपीए में थी, और यूपीए नाम से एक शब्द हम सुना करते थे, और पिछले कुछ महीनों से या एक साल से वो यूपीए शब्द को डिसॉल्व करके, यूपी शब्द की अंत्येष्टि करके, 13वीं करके, अब हम इंडिया अलायंस नाम का शब्द सुनने लगे हैं। तो ये अपने रंग रूप स्वरूप बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ही साथ है, और एनडीए जो है वो पहले भी थी और आज भी है। दूसरी बात, मोदी जी ने बहुत क्लियरली अपने वक्तव्य में, जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, तो ये कह दिया था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी है, यानी सबका साथ सबका विकास। हम पहले भी कहते थे और आज भी हम सबको साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि मोदी जी की बात को अगर मैं समझाने के लिए कहूं तो इतना ही कहना बहुत होगा कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। रख तो किसी के पांव के नीचे थोड़ी सी जमीन है दोस्त, नजरों में किसी के तू भी आसमां हो जाएगा। तो वो मोदी जी जो देश में, आशीष हांडा जी, लाइंस तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में पहले भी टीडीपी और बीजेपी साथ में थी। 2018 में क्या हुआ, किस तरीके से वो अलग हुए, ये तो आप भी जानते होंगे बेहतर तरीके से। खैर, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जावेद अंसारी, आपके पास आते हुए, गठबंधन से सरकार चलने वाली है इस बार, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हांडा जी को। मोदी जी फिर से बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा एनडीए सरकार
पहले भी थी, अब भी थी, तो अब की बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, वो क्या था। दूसरा मैं बता दूं, जनता ने इन्हें नकारा है। डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर में इन्होंने नफरत फैलाई थी, वहां पे 2 सीट कांग्रेस को दी है। धर्म को इन्होंने धंधा बनाया, फिर अयोध्या भी हारे, चित्रकूट भी हारे, रामेश्वरम भी हारे, नासिक भी हारे, और आज हालत इनकी ये हो गई है कि अकेला शेर चलता था, 36 पार्टियों की जरूरत पड़ रही है। जनता ने इनकी नाक में नकेल डालने का काम किया है, क्योंकि ये संविधान विरोधी लोग हैं। और संविधान पहले, अब से 8 महीने पहले मोदी जी सिंगोल के सामने लेटकर उसको प्रणाम करते थे, आजकल वो संविधान के सामने सर झुका रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, संविधान के सामने सर झुका रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी ये संविधान के सामने सर झुकाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसे देश के लोगों ने पूरा समर्थन दिया है कि संविधान बदलने वाले लोगों को पूरी ताकत ना दी जाए, उसी तरीके से मजबूत विपक्ष भी पूरा प्रयास करेगा कि इनसे उद्योगपतियों के काम ना करने, इन्होंने किया है 10 साल उद्योगपति मित्रों के साथ काम, अब ये जनता के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। इनसे हम काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और एक इन्हें टफ बैटल मिलेगा। झूठ बोलने का, फिर से हम आ जाएंगे। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगी, मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक बार उनका पूरा हो जाने दीजिए जी। मैं यही कह रहा हूँ, झूठ बोलने वालों को, नफरत फैलाने वालों को देश की जनता ने कटघरे में खड़ा किया है। अहंकार इनका अभी भी नहीं गया, बीच में टोकर टाकी अभी भी जारी है इनकी। अहंकार छोड़िए और सबको मिला के चलाइए, देश को आगे बढ़ाइए। आर्थिक गुलाम आपने बनाया है, वो कर्ज मुक्त भी भारत को कराइए। ठीक है आशीष जी, इस पर आपका छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे ओम तिवारी छोटा सा जवाब बस इतना ही दे दूं मैं। सबसे पहली बात तो आर्थिक गुलाम जिसने बनाया है, जो कहता है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले साथी इनके नेता हैं, वो जरा इन्हें बता दे कि 11वीं से 5वीं इकोनॉमी में आना क्या आर्थिक गुलामी होता है। इन्हें ये नहीं पता प्राइवेटाइजेशन और सेलिंग में फर्क क्या होता है। ये कहते हैं LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके नेता, बीच में नहीं बोलेंगे आप। दूसरी बात, जब इनके बड़े बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को कहा जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाओ, कहते हैं मैं सोच के जवाब दूंगा, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पता है अखिलेश ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया, ममता ने उनसे अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरी बात, कांग्रेस संसदीय दल की नेता, अभी अभी न्यूज आई है, सोनिया गांधी को चुन लिया गया। यानी परिवारवाद की पराकाष्ठा देखिए, इधर भी मैं, इधर भी मैं, सब तरफ मैं ही मैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। ये विचारधारा आपकी बदलेगी नहीं। और जब आप कहते हैं कि देश की जनता ने हमें नकार दिया, तो पिछले 3 बारी से एक बार भी आप 100 का आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। वो पार्टी जो 400 के पार थी, किसको नकारा जनता ने? आप बताइए। आपकी 3 बारी की मिलके सीटें भी हमारी इस बारी की बीजेपी की 240 सीटों के बराबर नहीं है। किसको नकारा जनता ने? आपको कि हमको? बस इतना ही कहूंगा, बाकी बाद में कहूंगा, बहुत कुछ है कहने। ठीक है, ठीक है ओम, आपके पास आते हुए तमाम सवाल बने हुए थे चुनावों के दौरान कि इस बार बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में जगह बना लेगी, लेकिन लास्ट टाइम पे पासा पलट गया और अब गठबंधन की सरकार चलने वाली है। इस पर आपका एक कमेंट। कविता जी, सबसे पहले मैं आपका और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी जो कि पूरे देश भर से आप लोग चैनल देख रहे हैं उनको भी मैं सब अभिनंदन करता हूं। मेरा कहना एक ही है, आपको याद होगा बबीता जी, मैं पहले ही दावे के साथ कह चुका था आप ही के चैनल में, आप ही के डिबेट में, हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं बंगाल में हम लोग 30 से ज्यादा सीट लेके आएंगे, और हालांकि वही हुआ, 29 सीट हम लोग हासिल कर चुके हैं। और जो बीजेपी झूठी दावा कर रही थी, माननीय होम मिनिस्टर साहब तत्कालीन उस समय के प्राइम मिनिस्टर साहब जिसमें धरका कह रहे थे बंगाल में 35 सीट 30 सीट, आज वो मिट्टी में मिलती हुई एकदम सबके सामने साफ है कि बंगाल की जनता ने फिर से तृणमूल कांग्रेस और INDIA की जो ये गठबंधन है उसको ही समर्थन किया है, और हम लोग पे ही भरोसा रखा है। और बात है ये जो सरकार जिस तरीके से आज फॉर्म होने जा रही है, मैं आपको ये भी दावा के साथ कह सकता हूँ बबीता रानी जी कि वो दिन दूर नहीं है कि कुछ ही महीनों में हम लोग ये भी देखेंगे, और फिर उसी बात पे आपके टीवी पे ही डिबेट करेंगे कि वो सरकार कैसे गिर गई। जी ठीक है, मैं इसको भी दावा के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरीके से बीजेपी का जो वो डबल फेस जो पॉलिटिक्स है वो पूरी देश अब जान गई है। इतना दिन उन्होंने धर्म को सामने रखकर राजनीति करने का कोशिश किया, उसकी कड़ी जवाब भारत वर्ष की जनता ने दिया।
और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो टीडीपी हो या हम लोग के नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, कैसे पहले इसकी अगर हम लोग अगर फाइल बैक करें, कैसे मोदी जी ने कहा था कि आप नीतीश कुमार जी की पार्टी के लिए हम लोग के सारे दरवाजे बंद है। टीडीपी के साथ उन लोग का पिछले दिनों क्या रिश्ता था। ठीक है सर, ये तो दोनों दलों के साथ होता है ना। अगर सारे दरवाजे बंद उधर हुए, अगर उधर गठबंधन हुआ तो विपक्षी दलों में भी तो गठबंधन हुआ। जो किसी टाइम पर एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे वो साथ साथ दिखे, साथ साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये स्थिति सर, ये तस्वीरें दोनों तरफ दिखाई देती हैं। खैर जावेद अंसारी जी, आपके पास आते हुए सवाल तमाम बने हुए हैं और सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने ये क्यों कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए? क्या वो अभी भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो विपक्ष को एकजुट रखने में कामयाब है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वो मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैं नहीं ले सकता। पूरे निर्णय को सोच विचार करके सही तरीके से हम लोग लेते हैं। हम लोग वन मैन कोई डिसीजन इस पार्टी में नहीं होता। हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी, हम लोग संविधानिक हम लोग तरीके से चलते हैं। तो इसको सोचने के लिए राहुल गांधी जी ने टाइम लिया होगा, क्योंकि आपकी मैटर है। ठीक है। और उसके अलावा हम लोग के बीच ऐसा कोई द्वंद नहीं है। और मैं बीजेपी के मेरे प्रवक्ता पार्टी से ये जानना चाहता हूँ। ठीक है ओम तिवारी जी, और भी गेस्ट हमने बुलाए एएमवी नेटवर्क पर और सबकी बात हमें सुननी पड़ेगी। ओम तिवारी जी, आपका जवाब मैंने ले लिया, फिर से आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले जावेद अंसारी जी, आपसे जो सवाल पूछा था उस पर एक जवाब। मेरा छोटा सा सवाल है। मेरा ये कहना है कि हम मोदी जी की तरह नहीं है, रात को 8 बजे आए, पूरे देश की करेंसी नोटबंदी कर दी और फिर पूरा देश उल्टा हो गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, सारे उद्योग जो छोटे धंधे थे, लघु उद्योग थे, सब बर्बाद हो गए, छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए। हम देश हित के मुद्दे बहुत सोच समझ के लेते हैं, समय लेते हैं। समय लेना कोई गलत नहीं होता है। समय सोच समझ, अच्छा व्यक्ति हमेशा समय लेके फैसले लेता है। मूर्ख आदमी बहुत जल्दी करता है, क्योंकि मूर्ख को डर लगता है कहीं मेरा हाथ से। सोनिया गांधी ने इमीडिएटली मान लिया कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनना। वो मूर्ख है क्या? उन्होंने समय क्यों नहीं लिया? अगर उनके पुत्र को समय चाहिए, सोनिया गांधी जी को समय क्यों नहीं चाहिए? करी थी मूर्ख वो जिन्होंने बेरोजगारी फैलाई, मूर्ख जिन्होंने नोटबंदी करके देश को बर्बाद किया, मूर्ख सोनिया गांधी जी ने जिन्होंने धर्म को आशीष जी आपके पास में आऊंगी, जिन्होंने एक साल से प्रदेश को जलाया, मूर्ख होते जो पूरे प्रदेश को, मणिपुर को जलाया, मूर्ख होते जिन्होंने $56 से 83 पहुंचाया, मूर्ख होते जिन्होंने 45 साल का बेरोजगारी। आशीष जी आपके पास में लौटूंगी। आशीष जी, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। आशीष जी, अंडा जी कम रखिए, अभी तो मोदी का चेहरा भी उतर गया है। ये अहंकार ही आपको ले चुका, आगे भी ये अहंकार हम आपका तोड़ेंगे। ये संविधान से चलेगा देश, अहंकार से नहीं चलेगा। ये जब अहंकार दिखाएंगे तभी इनका कान पकड़ने का काम करेंगे। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ एक हेल्दी डिबेट यहाँ पर हो और कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ समझ आए जनता को, क्योंकि जनता के लिए शो रखा हुआ है। जावेद जी, आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी के अलावा और किसमें आप ये खासियत देखते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने की, अगर कांग्रेस से बात की जाए तो? ये फैसला हमारी CWC लेती है, मैं नहीं ले सकता हूं। दूसरा, ये बड़े नेताओं का काम होता है जो देश को चलाते हैं, देश पार्टी को चलाते हैं, उनका फैसला होगा और वही कार्यकर्ता मानता है और उसी मार्गदर्शन पे वो चलता है। दूसरी बात मैं बता दूं, हांडा जी इतने बौखला रहे हैं, भाई आपकी सरकार बन रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। बेरोजगारी और बढ़ानी है आपको, महंगाई और बढ़ानी है आपको, देश की अर्थव्यवस्था की लुटिया फिर से डुबानी है, कर्ज फिर लेना है देश के ऊपर। 205 लाख करोड़ लिया था, नीट परीक्षा, वहां पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आप केवल ये बता रहे हैं कि परिवारवाद, आपको किसने रोका है परिवार बड़ा करने से? परिवार सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सरकार ने, फिर बीच में बोल रहे हो चंदा खाने वाले, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा खाने वाले लोग फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया आपकी सरकार ने कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के खिलाफ नहीं है, तो फिर क्या कहोगे इस पे? आप बिल लेके आओ, हम चर्चा करेंगे। परिवारवाद ये सब कहना छोड़ दीजिए। जनता रोजगार मांग रही है, महंगाई से त्रस्त है, अभी भी दिमाग सही नहीं हुआ है, तो थोड़ा दूर और रुकिए, दिमाग सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है जावेद जी, आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष हांडा जी, आपका एक छोटा सा जवाब इस पर, और साथ ही साथ एक सवाल और है कि
कोर एजेंडा था बीजेपी के, कई सारे कोर एजेंडे थे, यूसीसी लानी है, सीए लागू करना है, वन नेशन वन इलेक्शन, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना है, लेकिन अब दो फैक्टर और आपके साथ चलने वाले, नीतीश और नायडू फैक्टर, उनके रहते ये कैसे संभव होगा? सबसे पहले तो भारती जी मैं ये समझ नहीं पाया कि इतना लंबा जावेद जी के आंसर के बाद छोटा सा जवाब आपको मेरा क्यों चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शनेट जवाब क्यों नहीं आप मुझे देना चाहती, पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं समझ सकता हूं आपने फ्लो में कह दिया होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो फैक्टर है ना, ये अब N3 फैक्टर है। N3 बोले तो N फॉर नरेंद्र, N फॉर नायडू और N फॉर नीतीश। और ये N3 फैक्टर जो है ये देखिए, अभी देखिएगा। ठीक है जावेद जी, अब आप मत बोलिए, आपको मैंने पूरा मौका दिया था, और आशीष जी उनके जवाब देने से ज्यादा जरूरी है मेरे सवालों के जवाब देना, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया है। का जवाब जरूरी नहीं है, प्रॉपर टाइम आपको दिया है। जी बोलिए। जी, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जो N3 फैक्टर है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, लेकिन कांग्रेस का क्या है ना, कांग्रेस की एक बढ़िया काम तो तब करेगा ना जब सहमति होगी आशीष जी। अब मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने पर सहमति नहीं है, यूसीसी पर सहमति नहीं है। ना 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 ना, ये आप थोड़ी बताएंगी सहमति नहीं है। अभी जहां तक स्टेज पहुंची है, माइक पे आके दोनों लोगों ने कहा कि हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन अपना मोदी जी को देते हैं, और सहमति कैसे चाहिए आपको। दूसरी बात, कांग्रेस का जो काम है वो संदेह फैलाना और वो लोगों के मन में भ्रम पैदा करना है, वो चाहे यूसीसी हो, चाहे सीएए हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो देश की प्रणाली हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हर चीज के ऊपर संदेह फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, ये कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल है। कभी ये कहते हैं योगी को हटा देंगे, कभी ये कहते हैं अमित शाह पीएम बन जाएंगे, यानी लोगों के आपस में कान में खुसफुस करके एक संदेह का स्थिति पैदा करना, ये इनकी वर्किंग स्टाइल है। उसके अंदर ना तो जनता आने वाली है ना नेता आने वाले हैं, ये अपनी ट्राई करते रहे, इनको जितना ट्राई करना है। ये देश जो है चिन्ह संकल्प के साथ मोदी जी इस देश के प्रमुख सेवक बने हैं। ठीक है आशीष जी, लेकिन इतिहास गवाह देता है, आशीष जी इतिहास भी गवाह देता है। 2018 में आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा जब नहीं दिया गया तो टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, याद है आपको? उससे क्या फर्क पड़ता है, राजनीति है मैडम, ये राजनीति में तो अभी देखो वो आम आदमी पार्टी। सवाल मेरा यही है कि जो साथी पहले छोड़ सकते हैं साथ, क्या गारंटी है कि आगे वो साथ नहीं छोड़ेंगे? आशीष जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा सवाल बस इतना सा ही है। 2018 का उदाहरण हमने देखा था। जी आप भारती जी सवाल करती हैं, जवाब देने से पहले अगला सवाल कर देती हैं। जवाब तो सुनिए। जहां तक बात गारंटी की है, जरा संयम रखिए, आप बोलने दीजिए मुझे। पूरा संयम है सर, काउंटर क्वेश्चन था। देखिएगा फिर काउंटर क्वेश्चन, आंसर तो करने दीजिए, फिर क्वेश्चन करिए ना। बिल्कुल पूरा। मैं ये कह रहा हूँ जी, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं कह रहा हूं जहां तक बात गारंटी की है, तो गारंटी का ये समझ लीजिए 1 तारीख को 7वां फेज इलेक्शन का होना था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल मीडिया पे आके कहते हैं कांग्रेस के साथ हमने शादी नहीं करी, हमारा उनसे रिश्ता कोई आगे लंबा उम्मीद मत कीजिएगा। ये है गारंटी। और दूसरी बात, ये राजनीति है, यहाँ पे महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी अपनी मूव चलता है। तो गारंटी जैसा शब्द तो राजनीति में तो क्या, मैं कहूंगा एक माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं ना, तो आज की डेट में उसकी गारंटी नहीं है कि बड़ा होके वो उनको अपने साथ रखेगा कि नहीं रखेगा। तो गारंटी जैसी शब्द तो किसी चीज में आज बची नहीं, तो ये तो फिर राजनीति है जी। बाकी दूसरी बात, मोदी जी के नेतृत्व पे पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये जो 3 उन्होंने लॉजिक दिए, रिफॉर्म करेगा लीडर, परफॉर्म करेंगे ब्यूरोक्रेट और ट्रांसफॉर्म होगी जनता। इसके ऊपर देश को पूर्ण विश्वास है। आशीष जी टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। ओम आपके पास आते हुए, आपका जो स्टैंड हमने देखा था इंडिया गठबंधन के साथ, आप बाहरी तौर पर उसको समर्थन दे रहे थे, अब स्टैंड आपका क्या होने वाला है टीएमसी का? बस छोटा सा जवाब। हम लोग का स्टैंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके बाद दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग INDIA को पूर्ण समर्थन देंगे। और मैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी से एक प्रश्न और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग के माननीय होम मिनिस्टर तत्कालीन
आप लोग जो जो प्रेडिक्शन बंगाल के लिए और देश के लिए पिछले 3-4 चुनावों से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग का इतना हेल्प हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। आप लोग जितना कर रहे हैं उतना सीट हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है। 2021 में आपने कहा था 200 पार, हम लोग 200 पार हो गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस बार आप लोगों ने कहा था कि आप लोग 30 सीट पार करेंगे। जी प्रेडिक्शन तो बीजेपी के लिए भी की थी ना इंडिया अलायंस ने कि 170 नहीं आएंगी, 160 नहीं आएंगी। उनकी प्रेडिक्शन का क्या हुआ? आपसे मेरा वो भी तो एक काउंटर क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे आके ठीक है आशीष जी, आशीष जी बहुत कम टाइम है। आशीष जी ऐसे नहीं हो पाएगा। छोटा कमेंट में सबसे ले रही हूँ। जावेद जी आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जनता को उसमें आस दिखी थी, लेकिन ये आस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखी? वहां क्यों फिसल गए आप? बिल्कुल। और दूसरे आपके सवाल, एक और छोटा सा सवाल ये है कि अब तो आपके बहुत सारे मुद्दे खत्म हो गए होंगे कि संविधान, लोकतंत्र बदल जाएगा, ईवीएम में गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, वो भी खत्म हो गए होंगे आपके? बिल्कुल, कोई भी मुद्दा हमारा खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, पूरे देश को सॉल्यूशन नहीं देंगे, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। मतलब ईवीएम पे शक है अभी भी आपको? बस मोदी जी ने कहा था A² + B² = 2AB। ऐसे नहीं तो होता ये जो ना सरकार है ये 2AB पे ऐसे चल नहीं रही होता है। ना सर, एक नीतीश जी, एक नायडू जी, ऐसे नहीं होता ना। एनडीए नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस पर भी शक है अलायंस आपको? ईवीएम में गड़बड़ है, इस पर अभी भी शक है आपको? इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इस पर भी शक है क्या आपको? बस लास्ट छोटा सा। हमने सैकड़ों शिकायत करी, प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी शक है या नहीं? बस हाँ और ना। बिल्कुल शक है। हमने सैकड़ों शिकायतें करी, कोई कंप्लेंट पे कोई भी निवारण नहीं हुआ है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएमवी नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं और उसके बाद एनडीए की सरकार जो है वो चलने वाली है। तमाम फैसले लिए जाएंगे। आने वाले समय में सारी तस्वीरें जो हैं वो एक एक करके साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।